हाय, आई एम ब्रज किशोर तिवारी। आप देख रहे हैं क्योडोज फार्मा का पॉडकास्ट सीरीज ब्रेक द बैरियर ऑफ इमरजेंसी। आज हम ब्रेन और हेड इंजरी के बारे में जानेंगे। आज मेरे साथ जुड़ सके हैं डॉक्टर प्रकाश गोस्वामी, जो कि अरविंदो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और न्यूरो कंसल्टेंट इन एप्पल हॉस्पिटल। मैं अगर हेड इंजरी को कैटेगराइज करूं, जैसे कि माइनर, मेजर और क्रिटिकल, तो माइनर के सिम्टम्स क्या होंगे, मेजर के सिम्टम्स क्या होंगे और क्रिटिकल के क्या सिम्टम्स होंगे। दूसरा, माइनर में डू एंड डोंट्स, मेजर में डू एंड डोंट्स और क्रिटिकल में डू एंड डोंट्स। ठीक। देखिए, डू एंड डोंट्स आफ्टर हेड इंजरी ऑलमोस्ट तीनों में बहुत कॉमन है कि मतलब ये है कि हॉस्पिटल तक पहुंचना है। प्राइमरी हेड इंजरी जो रहती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जीसीएस स्केल के हिसाब से कैटेगराइज करी जाती है। ग्लासगो कॉमा स्केल, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में इसको सबसे पहले इन्वेंट कराया गया था। इसके साथ में जीसीएस स्केल के हिसाब से स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, ईवीएम, तीन चीजें देखी जाती है। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है। आई रिस्पॉन्स इसमें मतलब सीवियर से जिसको बोलना चाहिए नॉर्मल की तरफ, सीवियर से नॉर्मल की तरफ ग्रेडिंग होती है। 4 ग्रेडिंग आई के लिए है, 5 ग्रेडिंग वर्बल रिस्पॉन्स के लिए और 6 ग्रेडिंग जो है मोटर रिस्पॉन्स के लिए। इन तीनों को एक साथ रख के इनका टोटल सम निकाला जाता है जीसीएस। जैसे आई का जो बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो 4 है, वर्बल का जो बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो टोटल 5 है और मोटर का 6 है। तो E4V5M6, दिस इज ग्लासगो कॉमा स्कोर। आई का 4, वर्बल का 5, मोटर रिस्पॉन्स का 6। 4 और 5 9 और 6 15। 15 सबसे हाईएस्ट स्कोर है। वैसे ही 1111 E1V1M1, ये क्या हो गया, ये लोवेस्ट स्कोर हो गया। लोवेस्ट स्कोर कितना हो गया, 1 1 1 3, 3 हो गए। 3 वुड बी द लोवेस्ट स्कोर, 15 वुड बी द हाईएस्ट स्कोर। अब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सीवियरिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगी, मतलब सीवियर से नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं। हाँ। तो सबसे सीवियर क्या होगा, आंख नहीं खोल रहा है। ठीक है। उससे कम सीवियर क्या हो सकता है, दर्द देने पे आंख खोल रहा है। ठीक है। उससे और कम सीवियर क्या हो सकता है, आवाज दी तब आंख खोल रहा है। और कम सीवियर क्या हो सकता है, नॉर्मल आपके और मेरे जैसे आंख खोल के ही रखा हुआ है। तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स हो गए 4। दर्द देने पे खोलता है तो 2, आपके बोलने पे आंख खोलता है तो 3। ऐसे ये आई का कैटेगराइजेशन हो गया। वैसे ही वर्बल रिस्पॉन्स होता है। मैं और आप जो बात कर रहे हैं बेस्ट रिस्पॉन्स है, ये V5 हो गया। अगर V5 समझना है तो आप जिस किसी से भी मिलेंगे तो आप क्या पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो। अगर वो इस चीज को कंप्रेंड कर रहा है, जो चीज आप बोल रहे हैं समझ के वो अप्रोप्रिएट पूरे बता रहा है, ये V5 रिस्पॉन्स है हमारे जैसे बात करने। आपने नाम पूछा लेकिन जगह के बारे में वो उसको कुछ पता नहीं है या फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, समय नहीं बता पा रहा है ठीक से, अप्रोक्सीमेटली कितना समय है। नॉर्मल अपन टाइमिंग 1.5 घंटे का नॉर्मल व्यक्ति के लिए ऊपर नीचे मान सकते हैं। मान लो 3 बजा है और वो 4:30 बजे तक का बोल रहा है या 2 बजे बोल रहा है, तो एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम है 1.5 घंटे वाली। इससे ज्यादा है तो इसको कंफ्यूज बोला जाता है। V4 रिस्पॉन्स हो गया, नॉर्मल से एक कम। वर्स्ट स्कोर क्या हो सकता है, V1, जिसमें कोई भी आवाज नहीं है किसी भी तरह से स्टिमुलस में। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स V5। अब V5 से अपन नीचे सीवियरिटी जैसे चलते हैं कि सीवियरिटी कैसे खराब होती जा रही है। जब इंसान आप बोल रहे हैं और कंफ्यूज हो गया तो V4 रिस्पॉन्स हो गया। आप उससे बात कर रहे हैं, वो भी शब्द निकाल रहा है, कुछ सेंटेंस निकाल रहा है, लेकिन इससे उसका कोई को रिलेशन नहीं है, कोहरेंट नहीं है। दोनों से कोई मेल नहीं खा रहा है। आपने बोला और वो क्या बोल रहा है। ठीक है। आपने नाम पूछा, वो कुछ और बात कर रहा है या कुछ और सेंटेंस जैसे शब्द निकाल रहा है, तो ये V3 रिस्पॉन्स होता है। फिर इसके बाद होता है दर्द देने पे केवल आ ऊ या मोर्निंग की आवाज, मोर्निंग मतलब कराहने की आवाज, कराने की आवाज, ये V2 रिस्पॉन्स होता है।
तो V1 सबसे खराब रिस्पॉन्स जिसको बोला जाता है कि इसमें कोई भी दर्द देने पे भी कोई आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है ना। आप किसी कोई अगर जैसे कोई सीरियस कंडीशन में है तो सबसे पहले आप यही करोगे, उससे बात करने की कोशिश करोगे। बात करने में वो बात ठीक से कर रहा है तो मोटर रिस्पॉन्स अच्छे की साइड है। यस अपन को भी फीलिंग आती है कि हाँ सब ठीक है यार, बात तो कर रहा सही है। है ना। वो बात बिल्कुल नहीं कर रहा है तो ये सबसे खराब रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, V1 ऐसे ही मोटर स्कोर होता है। आपकी बात बोलने पे सामने वाला समझ के वो चीज कर रहा है। आपने बोला हाथ उठाओ, हाथ उठा रहा है। पैर उठाओ तो कोई सा भी एक बार अगर आपने बात बोली और वो कमांड फॉलो कर रहा है, इसको बोला जाता है सबसे बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स M6। मैंने जैसे बताया E के 4, V के 5, M के 6, तो 6 में सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, M6। ऐसे ही M1 सबसे वर्स्ट रिस्पॉन्स होगा। M1 जो होगा उसमें कोई सी भी मसल की मूवमेंट नहीं, कोई सा भी मोटर मूवमेंट नहीं। ठीक है, फिर इसमें जो और थोड़े से क्राइटेरिया होते हैं। क्या होता है मोटर रिस्पॉन्स, जब आपकी बात करने पे नहीं तो आप क्या करोगे, स्टिमुलेट करोगे उसको। तो यूजुअली अगर बात करने पे अगर वो कमांड ओबे नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो दर्द दिया जाता है। जैसे ही आपने उसको दर्द दिया, दर्द देने के तरीके होते हैं जो हेड इंजरी से एसोसिएटेड है। उसमें या तो आईब्रो के ऊपर इस साइड मीडियल साइड यहाँ पे पेन देना है, या फिर चेस्ट पे मुट्ठी से ये बोन के ऊपर प्रेशर देना है। इन दोनों पेन देने में अगर मरीज आपका हाथ पकड़ लेता है तो उसने क्या किया, आपने पेन दिया उसको, उसने पकड़ लिया, लोकलाइज कर लिया कि कहाँ से आ रहा है, तो ये जो रिस्पॉन्स रहता है इसको M5 कहा जाता है, M5। ठीक है, इससे कम क्या आपने दर्द दिया लेकिन उसको लोकलाइज नहीं कर रहा है, पर वो हाथ इस तरह से मोड़ रहा है नॉर्मल मोड़ने जैसा। ठीक है, पकड़ नहीं पा रहा हाथ, वो इधर तक ही ला रहा है या यहाँ तक ही ला रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं ले जा रहा, चीन से ऊपर हाथ नहीं ले जा रहा, तो ये M4 रिस्पॉन्स हो जाता है। इससे नीचे और क्या हो सकता है कि पैर का आपने जैसे ही दर्द दिया, हाथ इस तरह से मोड़ रहा है और पैर पैर अकड़ रहा है सीधे तरीके, तो ये M3 रिस्पॉन्स होता है। हाथ में इस तरह का फ्लेक्शन, मतलब हाथ में इस तरह का मोड़ और पैर में इस तरह से एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये M3 रिस्पॉन्स हो जाता है। लेकिन अब हाथ और पैर दोनों ही अकड़ रहा है, इस तरह से अगर वो अकड़ने जैसी स्थिति रहेगी तो ये M2 रिस्पॉन्स होता है। तो डेफिनेटली ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे M1 कोई रिस्पॉन्स नहीं, M2 में अकड़ रहा है। ठीक है, M3 M4 में वो पैर हाथ तो मोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। और M5 में क्या हो गया कि उसने आपने जो दर्द वाली जगह है उसको पकड़ ली, लोकलाइज कर लिया। और M6 क्या हो गया, हमारे और आपकी तरह जो अपन बात बोल रहे हैं वो चीज कर रहा है। अब इसमें जीबान दिखाना भी अगर हो जाता है तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, M6 बोला जाएगा, भले हाथ पैर नहीं हिलाए। हाथ पैर ना हिलाए इससे क्या संभवता हो सकता है, जैसे सर की चोट लगी है उसके साथ में गर्दन की भी चोट लगी तो चारों हाथ पैर चलना बंद हो सकते हैं उस समय। तो एटलीस्ट जब आप कमांड ओबे कर रहा है तो दैट वुड बी द मोटर स्कोर M6। तो जब ये स्कोर जैसे टोटल 15 का सबसे अच्छा, अगर अपन इस तरह से कैटेगराइज कर लिया, ये स्कोरिंग सिस्टम यूजुअली डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। बट कॉमन जनता के लिए इतना ही समझना है कि आंख खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, आपकी बातचीत समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, और आपकी बातचीत समझने के साथ में हाथ पैर की मूवमेंट या फिर आपकी बात समझ के गर्दन से या सर से मूवमेंट अगर वो कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। अगर इससे आपको जो चीजें नहीं मिल रही, खराब वाली चीजें मिल रही, जैसे आंख नहीं खोल रहा, दर्द देने पे भी आंख नहीं खोल रहा, दर्द देने पे भी बोल नहीं रहा है, तो ये गंभीर लक्षणों की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन जनता के लिए केवल अपन सिंप्लीफाइड करके करें तो आंखों का, बोलने का और आपकी चीज समझ के रिस्पॉन्ड करने का, ये तीनों चीजें देखना है। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही है ठीक से तो ये गंभीरता की तरफ जाएगा। अगर इसको थ्योरेटिकली अपन इसको कैटेगराइज करें माइल्ड मॉडरेट सीवियर में, तो 12 से जो 13 से 15 का जो स्कोर अगर टोटल आ रहा है तो ये माइल्ड हेड इंजरी कहलाता है। वैसे ही ये स्कोर अगर 8 मतलब 9 से 12 के बीच का है, 9 से 12 के बीच का है, तो ये मॉडरेट हेड इंजरी कहलाएगी, है ना।
और 8 से अगर कम स्कोर है जीसीएस का, 8 से 3 के बीच का है, तो 8 से 4 के बीच का है, तो ये सीवियर हेड इंजरी कहलाएगी। 8 से 4 के बीच का सीवियर है। सीवियर है। 3 या 3 के बराबर, ये कहलाता है कोमेटोस कंडीशन। ओके, ठीक है, जो सबसे बेस्ट। हाँ सबसे बेस्ट। इन इन तीनों जो कैटेगरीज बनाई है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, एंड जो एक्स्ट्रा जो है जो कोमेटोस कंडीशन जिसको बोला जा रहा है, इन तीनों चारों कंडीशन में सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि इसका एयरवे, ब्रीदिंग पेटेंट है या नहीं है। इसको साइट ऑफ इंजरी से, जैसे मैंने अभी बताया था कि सर की चोट के साथ में हर 5 में से 1 इंजरी गर्दन की भी होती है। 20% एसोसिएटेड इंजरी हमेशा गर्दन में भी निकलती है या स्पाइन में और कहीं निकलेगी। तो ऐसे मरीजों को अपने को सर की सुरक्षा के साथ साथ गर्दन का भी ध्यान देना है, क्योंकि गर्दन से ही अपनी सांस लेने की नसें निकलती है, जो आपकी सांस लेने की क्षमता को नॉर्मली मेंटेन करती है। अगर गर्दन की चोट होगी तो हाथ पैर की ताकत तो जाएगी, सांस लेने की क्षमता भी अफेक्ट होती है। तो सर की जो चोट है, आपने फर्स्ट एड किया, फर्स्ट एड में आपने जो एक्टिव ब्लीडिंग साइट थी उसको प्रेशर से बंद किया, जो जरूरी मेडिकेशन है आपने फर्स्ट एड से दे दी। उसके अलावा फर्स्ट एड से जो मेडिकेशंस देना है, तो अगर मरीज अनकॉन्शियस है तो आप अपनी तरफ से मेडिकेशंस उसको नहीं देना है। ओके, अनकॉन्शियस स्टेट में उसको पानी नहीं पिलाना है। सोचो कि अगर अभी चोट लगी है, तुरंत उसको पानी पिलाए। कई बार इस तरह से होता है कि वो पानी जो पिलाते हैं वो छाती में चला जाता है, पेट में जाने की बजाय। वो पानी अगर छाती में गया तो फिर से वो मरीज के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। सकता है। तो अगर पेशेंट को कॉन्शियस नहीं है हाँ, तो उसको आपको पानी पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। इवन कॉन्शियस है, कंप्लेंट कर रहा है, तो भी पानी से बचना है, पानी पिलाने से, जब तक वो अस्पताल ना पहुंच जाए। अभी क्या होता है कि जैसे कुछ इंजरीज में मैंने देखा है कि इंजरी हुई और उस टाइम पे वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, सारे आपने जैसे जो कैटेगराइज किया है उसका कैटेगरीज का बेस्ट दे रहा है, और फिर चलो ठीक है, फिर धीरे 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 वो उस मूवमेंट की तरफ जाने लगता है, क्रिटिकलिटी की तरफ जाने लगता है। तो वो कैसे जाता है? देखिए, चोट लगने के बाद डिटोरिएशन के 2-3 प्रमुख कारण होते हैं जिनको अपने को ध्यान में देना पड़ता है। या तो चोट की वजह से जो प्राइमरी इंजरी वो वर्स हो रही है, या एसोसिएटेड इंजरी है वो वर्स हो रही है। ठीक है, इसका जजमेंट कोई क्लिनिशियन मतलब कोई डॉक्टर ही कर सकता है कि वो वर्सनिंग कैसे हो रही है। कई बार मरीज अपने को नॉर्मल अपीयर होता है, लेकिन दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है। वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मरीज जैसे ही चोट लगता है, वो उस समय तो ट्रांजिएंटली बेहोश होता है, लेकिन तुरंत होश में आ जाता है, या कई बार बेहोश नहीं भी होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो ब्लड इकट्ठा होता जाता है सर के अंदर, इसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा बोला जाता है, वो जानलेवा साबित हो जाता है। ओके। दूसरा चीज एसोसिएटेड इंजरी क्या है, जैसे मैंने बताया था, चेस्ट और एब्डोमेन में, छाती और पेट की जो चोट होती है, लॉन्ग बोन के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इनमें अगर जो यूजुअली डिटोरिएशन की जो प्रॉब्लम रहती है, या तो इधर से रक्तस्राव हो रहा है, या फिर यहाँ की जो वसा है, जो फैट रहती है, वो ब्लड के थ्रू छाती में आ जाए, तो वो वही काम करती है जो जो अपने को एस्पिरेट करने के ऊपर, जब छाती में पानी चला जाता है तब जो ऑक्सीजनेशन इम्पेयर्ड होता है, वो प्रभावित होता है, वही प्रॉब्लम फैट एम्बोलिज्म की वजह से होता है। अब तो इस तरह से देखें, अगर छाती, पेट और लॉन्ग बोन्स इंजरी, तो इनको सुरक्षित रखते हुए ही मरीज को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। इस ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जो अगर मरीज को उठाया जा रहा है, तो मरीज को एक व्यक्ति मतलब गर्दन को जरूर सपोर्ट करे। अच्छा, उसमें सपोर्ट लगेगा तो गर्दन को सपोर्ट करना है, तो उठाने के लिए चाहे तो आप बैक साइड से उठा रहे हैं, तो आपके हाथों को क्रॉस करके इस तरह से सपोर्ट करके नेक को स्ट्रेट ही रखना है। ना नेक ऐसी आगे झुकना चाहिए, ना पीछे मुड़ना चाहिए। नेक का अलाइनमेंट स्ट्रेट रहना चाहिए, नेक को न्यूट्रल ही रखना है। ओके, तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट और जरूरी। एक तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी चीजों के लिए जैसे हाथ और जैसे शोल्डर में नहीं है यूजुअली, जब मरीज को चोट लगी हुई रहती है प्राइमरी साइड पे, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो रहते हैं वो आसपास के ही लोग मदद करने के लिए आते हैं। कई बार पुलिस या फिर जो बोलते हैं एम्बुलेंस आती है, तो साइड से उठाना और उसको ट्रॉली पे डालना ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें अगर गर्दन का ध्यान ना रखा जाए तो मरीज के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है।
और अगर मरीज अनकॉन्शियस है तो उसको करवट से लिटा के एटलीस्ट हॉस्पिटल तक जाना चाहिए। करवट पे लिटाने कोई से सी क्या भी होता है? करवट लिटा सकते, दाई या बाई करवट। उससे क्या है उससे कि क्या जो बेनिफिट होता है सर? जैसे अपन ने करवट से लिटा रहे हैं किसी मरीज को। करवट से लेटाने का फायदा ये रहता है कि अगर उसकी सांस थोड़ी भी चल रही है तो वो सांस पेटेंट रहेगी, जो मुंह में जो चीज आएगी वो बाहर निकल जाएगी, वो छाती में नहीं जाएगी, बाहर गिर जाएगी। अब करवट से लेटाने में जो भी, अगर मान लो मैं इस करवट लेटा हूं तो मेरे मुंह में जो भी चीज आएगी वो इस साइड से गिरेगी, लेकिन मेरा नॉस्ट्रिल, ये मुंह अगर खुला है तो ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, तो वो सांस लेने के लिए प्रभावित नहीं होगा। अभी लेकिन अगर अपन सीधा लेटेंगे तो सांस नली में ही सारा मटेरियल जाएगा। अभी ये हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो ये अपना पूरा ब्रेन है। जी। अभी सपोज मान लो कोई बच्चा ही गिरा, या फिर कोई आदमी छत से गिर गया, या कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब हमने देख लिया उसको कि ये ऐसे गिरा है, ये ऐसे गिरा है, ये इस साइड गिरा है, और ये इस साइड गिरा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस साइड गिरने पर हमें बिल्कुल भी, भले ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना है, और सर, किस साइड गिरने से हाँ इसमें थोड़े चांसेस साइड हैं क्या? स्पेसिफिक लोकेशन तो कहना गलत होगा, हम्म, ये नाइंसाफी होगी, हम्म, क्योंकि सर में चूंकि भी पानी में तैरता है, हम्म, इम्पैक्ट भले ही इस साइड हुआ हो, हम्म, लेकिन चोट हो सकता है कि वो ब्रेन उस साइड जाके टकराया हो, या हम्म, फिर चोट इस साइड लगी और इसी साइड ब्रेन में डायरेक्ट इम्पैक्ट हुई है। हम्म, तो साइट स्पेसिफिक कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन दिमाग की कहीं की भी चोट हो, सर सर का जो इतना हिस्सा है हम्म, इसमें कहीं की भी चोट हो, वो गंभीर ही होती है। इसमें साइट की चोट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लक्षण, हम्म, या तो बेहोशी की हालत है, या नाक से खून आया, या मुंह से खून आया, या कान से खून आया, या मरीज को चोट लगने के बाद दौरा आया। हम्म। दौरा दौरा कैसे आना, हाथ पैर के जर्की मूवमेंट होना, या फिर बेहोश हो जाना, या आंखों का, हाथ पैर की कोई जर्की मूवमेंट नहीं है लेकिन आंखें अपरोल हो गई हो, या फिर मुंह टेढ़ा होता जा रहा है, एक साइड इस तरह से, या एक तरह का हाथ पैर का ना चलना चोट लगने के बाद, ये दर्शाता है कि ये मरीज को दिमाग में गंभीर चोट है। अभी जैसे कुछ मिथ्स हैं। जो 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 होश में रहते हैं मरीज, उनको यूजुअली जो घटना रहती है उसका याद कम नहीं रहता है कि क्या हुआ था उनके साथ में, ये भी दर्शाता है कि दिमाग में इंजरी आई है। तो ऐसे मरीजों को तुरंत सीटी स्कैन की और न्यूरोसर्जन की आवश्यकता होती है। अभी जैसे मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़, डॉक्टरों के लिए शायद ये सही नहीं होगा, बट फिर भी बोलता हूँ, लोगों को हर जगह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। शॉपिंग करने जा रहा है, वहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कहीं भी कुछ चीज़ सामान खरीदने जा रहा है, वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड डॉक्टर से है। क्यों है? मैं वो आपको बताता हूँ कि मेरे किसी अपने के साथ या किसी के अपने के साथ में कोई भी इंजरी हुई, हेड इंजरी, कोई आज हम बात कर रहे हैं तो हेड इंजरी कोई लेके चलेंगे, और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। अब उसके आपसे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपकी प्रायोरिटी उसको सेटिस्फाई भी करना है और पेशेंट को भी देखना है। तो इस असमंजस में फिर क्या होता है कि मरीज गलत ट्रैक पे चला जाता है। वो हॉस्पिटल की न जाने की बजाय वो अपने घर पे ही कुछ ऐसा करता है, ठीक है अभी हो सकता है ऐसा ही है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन को कैसे डॉक्टर कम करेंगे? देखिए, डिससेटिस्फेक्शन का रीजन यही है कि आप आपके डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है। एज ए डॉक्टर हम अपने जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बराबर मरीज की क्या स्थिति है, क्या बीमारी है, इसकी क्या आगे सीक्वेंस हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग होना चाहिए। डॉक्टर और मरीज का संवाद, डॉक्टर और मरीज या मरीज की जो परिजन है उनके साथ संवाद, कम्युनिकेशन होना सबसे आवश्यक है। अब जब आप मरीज की जो कंडीशन है और उससे जो होने वाली पॉसिबिलिटीज है वो आप समझाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन की कंडीशन उत्पन्न कम होगी। पहली चीज कि आपने चीजें एक्सप्लेन्ड है, व्हाट इज थिंग कैन हैपन, व्हाट थिंग कैन नॉट बी हैपन, व्हाट थिंग कैन बी डन, व्हाट थिंग कैन नॉट बी डन, क्या चीज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे आपको आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्टर है किसी भी बीमारी के लिए उनसे आपको संवाद करना चाहिए। और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है,
इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये कर सकते हैं तो इससे फायदा क्या है, और फायदा नहीं है तो फिर क्या करें। क्या मरीज की जान बचाने के लिए आवश्यक है तो करना चाहिए, क्या मरीज के बेटरमेंट के लिए है तो करना चाहिए। और दूसरा, अभी के लोग स्पोर्ट्स में अपने, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं और बहुत सारे, जैसे मैं बात करूं कराटे की, जूडो की, मुथाई की, तो ये ऐसे हैं कि जिसमें इंजरी कॉमन रहती है, हेड की जी इंजरी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग पंच भी करते हैं और जी, बहुत इस तरह सारी के जो एक्टिविटीज मरीज रहती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है ना, इस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी के जो मरीज रहते हैं, अधिकतर इन लोगों को जो समस्या रहती है, नींद ना आना, सर में दर्द बना हुआ रहना, कभी धुंधला दिखाई देना, कभी वोमिटिंग होना, इस तरह के लक्षण बने हुए रहते हैं, या स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, या फिर धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन होना, जिनको जैसे बॉक्सर्स होते हैं ये नॉर्मल, जिन इनको जो नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन्स में जल्दी मतलब दिमाग की वैता आती है, जिसको बोलते हैं दिमाग जल्दी बूढ़ा होता है, क्योंकि रिपीटेड छोटे छोटे ट्रॉमा होते रहते हैं, माइक्रो ब्लीडिंग्स होती है। तो ऐसे में व्यक्ति, इनकी जल्दी याददाश्त कम होना, चलने में स्लोपन आना, धीरे जल्दी से पलट नहीं पाना, व्यवहार में अंतर आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस इन इस तरह की लक्षण होते हैं। तो वो इस तरह की जो चोट होती है इसमें यूजुअली, जब अगर सर में इस तरह की जब चोट आती है तो साल भर के तक यूजुअली रिजॉल्व हो जाती है। बहुत कम चोट ऐसी होती है जो समय लेती है, पर इसमें जरूरी यही होता है कि आपके फिजिशियन या आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे मिलना, ओपिनियन लेना, और प्रोटोकॉल लेके सेफली उस प्रैक्टिस को वापस करना, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका अगर पैशन है या फिर आपका प्रोफेशन है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, बट यू हैव टू अल्टर द वे। जैसे अभी मेरे ख्याल से हमारे जो क्रिकेटर है पंत, हम्म। ऋषभ पंत, यस यस। ही गॉट द फेटल एक्सीडेंट, हम्म। उसकी बहुत सारी इंजुरीज थी बट ही केम बैक। नहीं सो अभी। हाउ डज ही केम बैक, क्योंकि उसको प्रॉपर केयर मिली। हम्म। इसी तरह से हर अगर चोट के बाद अगर प्रोटोकॉल अगर फॉलो होता है तो कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होती है, और इसमें मनोबल सबसे ज्यादा काम देता है। और इसमें कुछ उनके लिए कुछ उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सेफ प्रैक्टिस, हम्म। इसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में, आपको सेफ ट्रेनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम्म। आपको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कैसे करना है, अंडर प्रिकॉशन और गाइडेंस में करना चाहिए, जब तक आप पूरे ट्रेन ना होते हैं। हम्म। जैसे कोई स्पोर्ट्स चल रहा है और उसका तो इवेंट चल रहा है और माइनर चोट लगी उसको, वो बेहोश हो गया एकदम से, और फिर उसको खेलना ही है, तो उस टाइम सो पे। दिस इज नॉट टू बी डन। हम्म। मैंने जिस तरह से बताया कि कुछ ही गंभीर लक्षण है, हम्म। जैसे बेहोश होना, उल्टी होना, ठीक है, आंखों से धुंधला दिखाई देना चोट लगने के बाद में, या फिर चक्कर आना, या वोमिटिंग के साथ साथ धीरे धीरे आपकी कंडीशन सोने की तरफ जा रही है, ड्राउजी होते जा रहे हैं आप, स्लीपी हम्म। होते जा रहे हैं, हम्म। तो ये लक्षण दर्शाते हैं कि सर में कहीं ना कहीं चोट आई है। तो उस समय फिर उस व्यक्ति का खेलना सेफ नहीं है। उस व्यक्ति का खेलना सेफ नहीं है, ना नहीं, ही खेलना नहीं, चाहिए। उस समय नहीं खेलना चाहिए। आपको फिर डॉक्टर से परामर्श लेना है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा के, हम्म। फिर अगर वो फिटनेस होती है तो अगेन प्लान करना चाहिए। ये तो हो गया आपने जो कैटेगराइजेशन बताया था। अब बच्चा जो 2 साल से 3 साल से कम है, तो उसमें ये कैटेगराइजेशन तो चेंज होगा, क्योंकि वो बच्चों का यूजुअली जो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो हेड इंजरी के लिए काफी अच्छे से मतलब रिकवर करते हैं। हम्म। अगर वही चीज अगर 5 साल से कोई बड़ा बच्चा है या एडल्ट है, अगर उस तरह की चोट बच्चे को लगे और एडल्ट को लगे तो न्यूरोलॉजिकल आउटकम, मतलब जो रिकवरी और जो सारी चीजें अपन देखेंगे, फंक्शनल एबिलिटी बच्चों की काफी अच्छी होती है। हम्म। बट बच्चे प्रोन भी होते हैं चोट के लिए, क्योंकि उनके पास में मतलब किस चीज से हार्म होगा, किस चीज से हार्म नहीं होगा, वो लेवल नहीं रहता है। इसलिए बच्चे देखेंगे आपकी, बच्चों को चोट कैसे लगती है, या तो ऊंचाई से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, या हाथ से गिर गए, या चलते चलते जब चलना सीख रहे तो सर पीछे टकरा गया तब गिर गए, इस तरह से चोट लगती है। तो इस चोट के जो प्रिवेंशन है, सावधानी है, हमेशा मतलब किसी चीज को बचाना है तो उसके लिए सावधानी रखना है। बच्चा है अगर वो चलने से गिर गिर रहा है तो उस समय आप कोशिश करें कि चटाई बिछी हो या फ्लोर मैट लगा हो, तो
बच्चे को सर में गिरने से चोट कम आएगी। आजकल तो हेड बैंड भी आ गए हैं कि अगर बच्चा चलना सीख रहा है तो उस समय पहना सकते हैं। दूसरा सावधानी क्या है कि बच्चों को, जो बच्चे छत पे जाने से या फिर गहरा गड्ढा है इनके पास जाने से बचाना है तो ध्यान रखना है, और इसी जगह है तो उसके फिजिकल बैरियर लगाना है ताकि बच्चा उसको क्रॉस ना कर पाए। दूसरा मैं एक चीज़ और पूछूंगा, कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल तक बहुत अच्छे से चल के आते हैं और एकदम सडनली हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डेथ भी हो जाती है उनकी, और लोग बोलते हैं कि हमारा जो पेशेंट था घर से हंसता बोलता हुआ गया था, अस्पताल में पहुंचा और पता नहीं डॉक्टरों ने क्या किया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, क्या ही कर दिया। तो वो एक बार आप बताएं कि वो सिचुएशन कैसे पैदा होती है और डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस टाइम पे। सडन डेथ की जो रीजंस रहते हैं वो कुछ इसी प्रकार है, या तो सर की चोट है, जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर बढ़ा, ब्रेन हर्निएट कर रहा है, इसलिए मरीज धीरे धीरे इस कंडीशन में जाके वर्ष होता है। धीरे धीरे करके हॉस्पिटल में आया, लेकिन पेशेंट एस्पिरेट कर गया, एस्पिरेशन की वजह से भी पेशेंट की डेथ होती है। तो एस्पिरेशन से बचाने के लिए सांस की नली डाली जाती है कि एटलीस्ट उसके फेफड़े सुरक्षित रहे। फेफड़े सुरक्षित रखने के लिए जब मरीज बेहोशी की स्थिति में होता है तो मुंह से सांस नली तक एक नली डाल देते हैं, जो जो पेट की जो कंटेंट है या जो अपनी लार है वो छाती की नली में जाने से बचाता है। इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। कई बार ये ट्यूब डालने के बाद में मरीज की चूंकि सांस अच्छी नहीं होती तो उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए फिर मरीज को वेंटिलेट किया जाता है। वेंटिलेटर मशीन जो कृत्रिम सांस देने की मशीन है, जो मरीज को सांस देगी, क्योंकि मरीज की खुद की सांस उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो उसका हार्ट है उसकी प्रॉब्लम हो, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी अफेक्टेड हुई चोट की वजह से, या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है यहाँ जो लंग्स होते हैं, लंग्स में जो चोट आई हो उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन नहीं आ रहा हो, एक साइड एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया हो, तो उसको फिजिशियन ही असेस करके छाती की नली डालेगा। अगर दिल की चोट लगी है तो फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट या जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसकी ओपिनियन लेगा, या फिर जो इमरजेंसी के हिसाब से करना है वो डिसीजन होगा। यूजुअली मेडिसिनल होता है। कहीं अगर पेट की चोट आई है तो पेट में जब इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है तो मरीज का आया तो अच्छा था, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके ड्रॉप होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर पेट की इमीडिएट सर्जरी लगती है। तो ये जो चोट लगी और उसका असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। चोट लगने के बाद जो असेसमेंट होता है यूजुअली ट्रॉमा प्रोटोकॉल के हिसाब से, अगर अगर अपन मरीज की जांच करने जाएंगे तो कम से कम ना करते हुए 15 से 20 हजार की तो केवल सीटी स्कैन ही होता है, जिसमें अपन तुरंत जो गंभीर लक्षण जो होते हैं उनको देखते हैं। तो कॉस्टिंग इसके लिए बहुत मैटर कर जाता है, लेकिन कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप वाइज अगर काम करते हैं। पहले सबसे पहले मरीज को सुरक्षित करना, मरीज को सुरक्षित कर उसकी सिस्टमेटिक तरीके से कि इसका ये जांच करना है, इसका ये काम करना है, ये मरीज को कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर अस्पताल खोल के बैठा है तो वो इलाज करने के लिए बैठा है, मारने के लिए कभी नहीं बैठेगा वो कि आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी, तुम आओ मैं तुम्हारा मरीज मार के बताऊंगा। ये कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता। हर किसी की यही इच्छा होती है कि मेरे पास जो मरीज आया मैं इसको कैसे भी करके अच्छा करके भेजूं, या इसकी जान तो कम से कम बचाऊं, कम से कम ये हो। इतना नहीं, मैंने आज तक जितना भी मेरा 15-18 साल का मेडिकल करियर है, इसमें ऐसा इंजेक्शन तो नहीं देखा कि कोई गलत इंजेक्शन लगाने से तुरंत डेथ हो जाएगी। दूसरा, आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बनाया है कि जिसको लगाने से डेथ हो सकती है, नहीं तो डॉक्टर ही सबसे बड़े सीरियल किलर होते हैं। सही है। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने जो बात करी उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि घर में पेशेंट सही है और हमने उसका टाइम वहाँ पे वेस्ट किया, घर में सही है, घर में सही है, घर में सही है। अब क्या होता है कि 1-1.5 घंटे बाद जो उसका गोल्डन टाइम निकल गया जिसमें उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि अब वो क्या धीरे धीरे क्रिटिकल हो गया। अब आपको लगा कि बोल रहा था मेरा पेशेंट, अब इसको तुरंत अपन अस्पताल में ले चलते हैं, ठीक है। तो फिर वो अस्पताल में पहुंचे, जब तक उसके सारे जो ऑर्गन होते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, जहाँ तक फैलना होता है वो सब फैल चुका होता है। फिर वो धीरे धीरे उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगे। ऐसा तो कोई संजीवनी है नहीं कि आप आए, डॉक्टर ने इंजेक्शन आया, ठीक हो गया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये टाइम जो है यहाँ से और यहाँ तक का,
जो आपने घर में ही रखा उसको, वहाँ पे आपने अपने पड़ोसियों से सलाह ले ली, अपने रिश्तेदारों से सलाह ले ली, तब तक आधा घंटे तक वहीं पड़ा है, फिर आपको लगा कि नहीं 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 अब तो कुछ होने वाला है, इसको अस्पताल ले जाओ। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि टाइम कितना मैटर करता है इंजरी में। जी। हेड इंजरी की बात करें तो जैसे ही ट्रॉमा हुआ है उससे इनिशियल 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 से 12 घंटे जो है, ये 12 घंटे गोल्डन टाइम माना माना जाता है। 12 घंटे में भी शुरू के जो 4 घंटे होते हैं, अगर इसमें वर्स्ट स्कोर वाला भी मरीज आता है तो उसको अगर बचाने के प्रयास करे जाए तो कहीं ना कहीं जान बचाने में कामयाबी हासिल होती है। वो 4 घंटे निकल जाने के बाद में अगर हमें जो मरीज के लिए कंडीशन देखना होती है कि वो किस तरह से होता है, अगर उसको सही समय पे अटेम्प्ट मिल जाए, एटलीस्ट ही केम विद इन 12 आवर्स, और मतलब ये है कि जान बचाना ही केवल उद्देश्य रह गया है तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर बेस्ट थिंग जब भी डिसाइड होती है जब उसको कोई उसका स्पेशलिस्ट, रिलेवेंट स्पेशलिस्ट, जैसे अगर सर की बात करूँ तो मैं हेड इंजरी का अगर जीसीएस बहुत वर्ष है तो ऐसे पेशेंट ऑपरेट करने के बाद भी फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाते, तो फिर वो जान तो बच जाती है, जान तो बच जाती है लेकिन वो उस फंक्शनल स्टेट में नहीं आ पाते जैसे हम और तुम हैं। तो वो घर वालों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि उस समय जोश में तो सभी का ये रहता है कि यार हाँ जान बचा बचा लो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरीज बाद में जब वो कॉमेटोज या वेजिटेटिव स्टेट में है तब वो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही हेड इंजरी होती है आपको सीधा अस्पताल की तरफ, फर्स्ट एड जो बताया सर ने उसको करो और सीधा अस्पताल की तरफ भागो, अस्पताल की और तरफ जाना सही अस्पताल की तरफ भागो। अगर आपका हेड इंजरी है तो आप न्यूरोलॉजी अस्पताल में जाइए, आपको कार्डियक न्यूरोसर्जन, इंजरी, हाँ न्यूरो सर्जन के पास जाइए। अगर आपको कार्डियक का प्रॉब्लम है तो आप सीधे कार्डियोलॉजी के पास जाइए। अपना या इधर ऐसा उधर, सेंटर जाइए जहाँ पे अवेलेबल हो हाँ, सर। या फिर आप हायर सेंटर जाइए जिसमें सारी स्पेशलिटी अवेलेबल हो, जी, तो आप अपने मरीज की काफी हद तक जान बचा सकते बचा हैं और सकते काफी हद तक आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो सर एक कॉमन मैसेज सारे जो हेड इंजरीज के लिए एक बार मैं आप फिर से समराइज करिए कि आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। हैं। देखिए हेड इंजरी का सबसे अगर बचना है तो सबसे बेस्ट जो बोला जाता है किसी भी समस्या का अगर सुरक्षित होना है तो उसका आपको प्रिवेंशन ही करना है। प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहली स्टेप फिर से सावधान सुरक्षित गाड़ी चलाना, बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना। सावधान सुरक्षित गाड़ी चलाने के साथ में हेलमेट, हेलमेट से सर की जो चोट में 80% तक कमी है। जो मरीज जो मरने वाले होते हैं उनकी भी मौत बच जाती है। जो चिन जो चोट आती है वो बहुत कम लेवल पे आती है। तो हेलमेट तो मतलब अति आवश्यक है। इसमें इन्फोर्समेंट को भी उतने ही आवश्यक तरीके से एक्टिव होने की जरूरत है। बगैर हेलमेट व्हीकल शुड नॉट बी परमिटेड एटलीस्ट फॉर राइडिंग, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स बाइकर्स के होते हैं। फोर व्हीलर और मल्टी एक्सल व्हीकल्स और ये सारे व्हीकल्स इनकी यूजुअली ये व्हीकल में रहते हैं तो या तो हाई इम्पैक्ट हुआ तो बहुत डिजास्टर्स रहता है, बट यूजुअली इनमें चोट कम लगती है। हैंड आज हमने हेड इंजरी के बारे में जाना, आप सर के साथ बहुत सारा डिस्कशन किया और आपको पता चला क्या डू एंड डोंट्स हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ में इस पॉडकास्ट को देखिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपये का हेलमेट आपको हेड इंजरी में होने वाले लाखों के खर्चों को बचा सकता है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जब भी आप राइड कर रहे हैं, जब भी आप बाइक चला रहे हैं, और हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग आपकी हेड से बहुत कम है और उसकी इंजरी में होने वाले खर्चे से भी बहुत कम है। तो एक हेलमेट आपके परिवार की, आपकी सारी तरह से सुरक्षा कर सकता है, बकाया आप इसको सही तरीके से पहने। हेलमेट ही बचाव है। हेड इंजरी का जो सबसे बड़ा बचाव होगा वो हेलमेट है। एक हेड इंजरी का, जैसे सर से मैंने डिस्कस किया, उसका खर्चा है 10 से 12 लाख रुपए। 2 से 10 लाख तक। हाँ, 2 से 10 लाख रुपए तक का एक हेड इंजरी का खर्चा है। और हेलमेट का खर्चा मात्र मात्र 1000 रुपए। तो क्या आप 1000 रुपए को चुनोगे या 10 लाख को, और उसके बाद या अपनी लाइफ को? लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है सर वो तो। ऑब्वियसली
यही तो है हाँ कि जो हेलमेट है आपको सर की सुरक्षा करता है। सर सबसे बॉडी में क्रिटिकल होता है। एक हार्ट होता है, एक सर होता है। वैसे सारे अंग इंपॉर्टेंस के होते हैं, बट ये क्रिटिकल इसलिए है कि इनकी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग हो लाइफ जाती है। थ्रेटनिंग हो जाती आपके जीवन पे संकट आ सकता है, तो जीवन संकट को सुरक्षित करें। 2,000 रुपए की कॉस्ट मैटर नहीं करती, लेकिन जब ये आपको जिस दिन सुरक्षित करेगा, वो 2,000 बीसों लाख के बराबर होगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्रिंक भी नहीं करना है सर। ये तो रूल ही है, हाँ जितना रूल पब्लिक को अपने आप से ही समझना होगा। ड्रंक एंड आप ड्राइव इज नॉट अलाउड। आपको ड्राइव करना है तो आपको ड्राइव नहीं कर सकते, आपको किसी को साथ में ही लेना होगा एक सर जो और नॉन ड्रिंकर होगा। सर के साथ एक और मैसेज मैं बोलूंगा कि सर ये बताइए आप मेरे को, जितनी भी हेड इंजरी आ रही है उसमें ड्रिंक और ड्राइव कितने आ रहे हैं? मोर देन 70% आर द अल्कोहलिक पेशेंट्स। हेड ट्रॉमा में जो बाइक पे से जो गिरते हैं, या एक्सीडेंट होता है, या फोर व्हीलर एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं अल्कोहल ऑलमोस्ट रहता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हम लोगों को और बाकी सब लोगों के लिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करी आपने। थैंक यू सो मच सर, वंस वेलकम। अगेन।